हेलो बेटा। बेटे आज हम इस वीडियो में लेसन 9 शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार का पार्ट 9 देखने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है शाही नौकरशाही यानी रॉयल ब्यूरोक्रेसी के बारे में है। तो बेटे जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि शाही नौकरशाही में यानी राजा के अंडर कौन कौन से अधिकारी आते थे, उनकी भर्ती कैसे होती थी और वो क्या काम करते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेटे पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि जो मुग़ल एम्पायर था उसका जो राजा था वो सेंटर पॉइंट था। ठीक है, उसका पूरी सत्ता पर जो था वो नियंत्रण होता था। ठीक है, यानी कि राजा जो था वो डिक्टेटर था, वो होली सोली वही सारा करता धरता था। लेकिन बेटा राजा अकेले तो शासन नहीं चला सकता ना, तो इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल सकता, तो उसको कुछ लोगों की मदद तो चाहिए ना, तो उसको नौकरशाही पर निर्भर रहना होता था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा देश है, इसके जो हेड है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो अकेले तो नहीं पूरे देश को चला सकते ना, तो उनकी हेल्प के लिए मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, मतलब नीचे पूरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो ये सारे हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही राजा जो था, वो मुग़ल राजा जो था वो एम्पायर को चलाने के लिए नौकरशाही पर डिपेंड था, यानी कि जो लोग वेतन के बदले में काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ जो था वो इसके अभिजातों का दल था, यानी जो एरिस्टोक्रेसी थे, यानी जो ऑफिसर्स थे, उनका समूह था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड पोस्ट कैसे दी जाती थी, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं। इन द मुग़ल एम्पायर द रूलर वाज इन द सेंटर. It had control over the whole power, but the ruler was also dependent on the bureaucracy to run his empire. An important pillar of the Mughal empire was the party of his officers, ठीक है, which historians also collectively called aristocracy. अब जात वर्ग में कहते हैं अब कौन कौन से जो थे वो लोगों को शामिल किया जाता था। कहते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से लोगों को लिया जाता था। ये नहीं है कि सारे हिंदू भर्ती कर लिए या सारे मुसलमान भर्ती कर लिए, नहीं, इसमें सभी रिलीजियस ग्रुप से, सभी धर्मों के लोगों से मतलब ये बनता था इनका एरिस्टोक्रेसी। और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई भी ग्रुप इतना बड़ा ना हो जाए कि वो राजा के लिए खतरा बन जाए। यानी कि ये नहीं था कि इसमें मान लो 100 अधिकारियों को भर्ती किया गया है, तो उसमें जो है 75 मुस्लिम्स हैं और 10 जो है वो हिंदू हैं, 5 जो है वो मराठे हैं। नहीं, सबको इक्वल भर्ती किया जाता था और इस बात का स्पेशल ध्यान रखा जाता था कि कोई भी ग्रुप इतना पावरफुल ना हो जाए, इतना बड़ा ना हो जाए कि वो राजा के लिए एक खतरा बन जाए। तो मुग़लों के अधिकारी वर्ग को एक गुलदस्ते के रूप में बताया गया है, जो कि लॉयल्टी से बादशाह के साथ जो था वो जुड़ा हुआ था, यानी कि ये बहुत लॉयल थे, वफ़ादार थे, उन्हीं लोगों को जो था भर्ती किया जाता था। ठीक है, द एलाइट वर रिक्रूटेड फ्रॉम वेरियस एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स. In this, it was ensured that no party became so big that it would challenge the power of the state. ठीक है, the official class of the Mughals are described as bukke, which were loyalty associated with the emperor. अकबर के समय में ईरानी तुरानी अभिजात वर्ग के थे, यानी ईरान से और तुरान से जो आए थे लोग, वो इस अभिजात वर्ग में शामिल थे और इनमें से बहुत सारे हुमायूं के साथ भारत आए थे। मैंने आपको बताया था कि हुमायूं ईरान चला गया था जब वो शेरशाह सूरी से हार गया था। तो जब वो भारत वापस आया तो उसके हेल्प के लिए बहुत सारे ईरानी जो अधिकारी थे वो उसके साथ भारत आए थे और फिर वो यहीं पे ही सेटल हो गए थे। कहते हैं 1560 के बाद जो था राजपूतों और भारतीय मुसलमानों को भी शाही
सेवा में एंट्री करने की परमिशन मिल गई। इससे पहले भारतीय जो मुस्लिम्स थे और राजपूत थे उनको एंट्री नहीं मिलती थी। और कहते हैं इनमें नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था। इसका नाम अच्छे से याद रखना कि अपॉइंट होने वाला पहला राजपूत राजा कौन था। तो ये था अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा, जिसकी बेटी जोधाबाई से अकबर की शादी हुई थी। कहते हैं शिक्षा की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी जो था इसमें लिया गया था, यानी जो बहुत एजुकेटेड थे, शिक्षा की तरफ जो झुकाव था उन लोगों को शामिल किया गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए अकबर का वित्त मंत्री यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो टोडरमल था। अब इस नाम को अच्छे से याद रखना कि उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था बहुत बहुत समझदार था और इसने पूरी ज़मीन की व्यवस्था इसी ने ही की थी। कहता है वो टोडरमल था जो कि खत्री जाति का था यानी हिंदू था। कहता है और जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को हाई पोस्ट मिली। क्यों? क्योंकि उसकी जो वाइफ थी नूरजहां वो ईरान की रहने वाली थी और उसका जहांगीर के ऊपर पूरा दबदबा था। एक तरह से कहते हैं कि वही पूरे मुग़ल राज्य को चला रही थी। तो नेचुरली वो अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को इम्पोर्टेंस देगी, उनको पोस्टों पे रखेगी। तो इसलिए जो था उस काल में यानी जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को बहुत इम्पोर्टेंस मिली थी। कहता है औरंगज़ेब ने राजपूतों को हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया था। फिर भी शासन में अधिकारियों के रूप में मराठे जो थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे। ठीक है, इन अकबर्स टाइम आल्सो द ईरानी वर्दा एंड द तुरानी एरिस्टोक्रेसी, some of these came to India with Humayun from 1560 onwards. Rajput and Indian Muslims also entered the royal service. ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड अमंग दीज वाज राजा भारमल कछवाहा ऑफ अम्बेर, ए राजपूत जो था ये हुज डॉटर अकबर वाज मैरिड टू। मेंबर्स ऑफ हिंदू कास्ट लर्निंग टुवर्ड्स एजुकेशन वर आल्सो प्रमोटेड। एग्जाम्पल है अकबर फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल हु बिलोंग टू द खत्री कास्ट जो था उसको भी इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद बेटे है सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पद में दो तरह के ओहदे होते थे, दो तरह के मनसब होते थे। अब ये मनसबदारी सिस्टम किसने शुरू की थी? मनसबदारी सिस्टम अकबर ने शुरू की थी। इसमें दो तरह के ऑफिसर्स होते थे, एक होते थे जात और एक होते थे सवार। ठीक है, जात जो था वो मनसबदार की पोस्ट और उसकी सैलरी का सूचक था। ठीक, यानी कि उसको कितनी पोस्ट, उसको सैलरी कितनी है, उसकी पोस्ट क्या है, उस बेस पे उसको जात का टाइटल मिलता था। और सवार क्या होता था कि हर मनसबदार को अपने पास घोड़े रखने होते थे। जिसके पास 1000 से अधिक घोड़े थे उसको 1000 मनसबदारी कहते थे। जिसके पास 2000 थे उसको 2000 मनसबदार कहते थे। तो इन्हें अपने पास जो थे वो सैनिक और घोड़े जो थे वो इनको रखने होते थे। ठीक है, और इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी और जब राजा को किसी सैन्य अभियान में, किसी लड़ाई में इनकी मदद पर ज़रूरत होती थी तो ये अपने सैनिकों के साथ भाग लेते थे। कहते हैं और जब कोई लड़ाई नहीं हो रही होती थी तो स्टेट्स में ये अधिकारियों के रूप में ये काम करते थे। ठीक है, इसके बाद आप बताओगे कि प्रत्येक सेना कमांडर घुड़सवारों की भर्ती करता था, उन्हें हथियार देता था और ट्रेनिंग देता था। घुड़सवारी फौज मुगल सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थी। घुड़सवारी सिपाही जो थे वो शाही निशान से दागे जाते थे, यानी इनके जो घोड़े थे वो बाहर से आते थे, बेस्ट क्वालिटी के घोड़े होते थे और उनके ऊपर मार्क किया जाता था। मैंने आपको जो था थर्ड लेसन में बताया था कि किस तरीके से इंसानों के ऊपर जो थी मार्क किया जाता था। तो यहाँ पर तो जो था घुड़सवार जो थे सिपाही वो शाही निशान से दागे जाते थे।
और घोड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के रखे जाते थे कि अगर कोई घोड़ा या सिपाही भाग जाए तो उसके निशान से, मोहर से पता लग जाता था। फिर आप बताओगे कि निम्न पदों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदे, पदवियों का निरीक्षण और बदलाव करता था। यानी राजा ही सारी चीज़ों को देखा करता था। ठीक है। ईच आर्मी कमांडर यूज टू रिक्रूट horsemen and give them weapons and training. The cavalry was an important part of the Mughal army. The cavalry soldiers had excellent class horses fired from the royal train. The king himself used to inspect and change the position, titles of all officers except the following post. इसके बाद है मनसबदारी की व्यवस्था, मैंने अभी बताई, अकबर ने शुरू की थी। अब ये देखते हैं कि लोग अभिजात वर्ग क्यों बनते थे, यानी कि लोग उच्च हाई पोस्ट क्यों प्राप्त करना चाहते थे। कहते हैं कि शाही सेवा की शक्ति, प्रतिष्ठा, धन प्राप्त करने का एक जरिया था। यानी शाही सेवा अगर कोई करता है तो उसके बदले में से बहुत अच्छी जो थी सैलरी भी मिलती थी, पावर भी मिलती थी और उसको रिस्पेक्ट भी मिलती थी। इसलिए हर कोई व्यक्ति जो था वो ये शाही सेवा में आना चाहता था। कहते हैं जो व्यक्ति आना चाहता था वो क्या करता था कि किसी भी अभिजात के जरिए वो एप्लीकेशन देता था। ठीक है, जो बादशाह के सामने प्रेजेंट की जाती थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई हाई पोस्ट लेनी है तो आप अपना जो है बायोडाटा देने जाते हो। ठीक है, तो और बादशाह के सामने फिर आपका बायोडाटा प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर याचिकाकर्ता योग्य व्यक्ति होता था, अगर तो वो कैपेबल है तो उसे मनसब दे दिया जाता था। कहता है और मीर बख्शी जो था वो बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था। नियुक्ति और पदोन्नति की सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, यानी जिसको न्यू अपॉइंटमेंट लेनी है या जिसको जो है वो पेंशन मिलनी है, सॉरी, जिनको अपॉइंट करना है और जिनको प्रमोशन देनी है, उन सभी अधिकारियों को वो प्रस्तुत करता था। जबकि उसका कार्यालय उसकी मोहर व हस्ताक्षर के साथ बादशाह की मोहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। यानी कि जब हो गया फाइनल कि ये व्यक्ति को अपॉइंट कर दो, तो उसके बाद जो था उसको जो उसको सौंपा जाता था आदेश, उसके ऊपर ये मीर बख्शी की मोहर के ऑफिस की मोहर और उसके हस्ताक्षर होते थे, और जो था बादशाह की मोहर और हस्ताक्षर वाले आदेश भी तैयार होते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि केंद्र में अन्य महत्वपूर्ण मंत्री कौन थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स थे। पहला है दीवान आला, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होता था, सारा हिसाब किताब देखता था। सदर उस सदर अनुदान का मंत्री, यानी किस व्यक्ति को कितना अनुदान देना है, कितना दान देना है, वो ये सब देखता था। और एक होता था काजी, जो कि स्थानीय न्यायाधीश या जितने भी काजी होते थे शहर में, उनकी अपॉइंटमेंट यही करता था। अब ध्यान से सुनो, तैनाते रकाब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तैनाते रकाब क्या होता था, जस्ट लाइक ये कमांडर्स का ग्रुप होता था। जैसे आजकल कमांडर होते हैं ना, जो वीआईपी, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके चारों तरफ घेरा बना के चलते हैं। तो ऐसे ही इनको तो उस टाइम, आज कमांडर कहते, उस टाइम तैनाते रकाब कहते थे। तो ये अभिजातों का एक बहुत सुरक्षित दल था, जिसे किसी भी जगह पर तुरंत भेजा जा सकता था। ये इतने परफेक्ट होते थे, इतने ट्रेंड होते थे कि इन्हें किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में तुरंत भेजा जाता था। और जब कोई लड़ाई वगैरह नहीं चल रही होती थी तो ये जो थे दिन में 2 बार सुबह शाम जो था वो सार्वजनिक सभा भवन में अपनी अटेंडेंस लगाने आते थे। और बादशाह और उसके हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यही लोग उठाते थे, यानी तैनाते रकाब। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सूचना तथा साम्राज्य। अब ये सूचना तथा साम्राज्य क्या है कि मुग़ल साम्राज्य में सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुग़ल प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी था।
ठीक है, पूरी रिपोर्ट बनानी उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। मीर बख्शी जो था वो दरबारी लेखकों के समूह का जो था वो निरीक्षण करता था। ठीक है, यानी दरबारी लेखक क्या लिख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो इसको सारी वो इन्वेस्टिगेट करता था। अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि उच्च दरबार से समाचार शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। अखबारात में इस तरह की सूचनाएं होती थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है अगर हम किसी कोई काम करवाना है तो हम भी डायरी लिखते हैं, उसमें सारा कुछ बताते हैं, आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो ऐसे उस टाइम पे जो था ये सारे अधिकारी ये काम करते थे। और अखबारात में हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो इसमें अखबारात में होती थी। ठीक है, समाचार वृतांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक द्वारा मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में पहुंचाए जाते थे। यानी कि जो ऑर्डर्स न्यूज़पेपर वगैरह लिखे जाते थे ना, इनको शाही रॉयल जो डाक व्यवस्था थी उसके थ्रू जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते थे। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे जाते थे। ठीक है, और जो हरकारे थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ते रहते थे। अब ये हरकारे वर्ड क्या है कि बेटे हरकारे क्या होते थे कि ये लोग जस्ट लाइक आज डाकिया का काम होता है, जो डाकिया क्या होता है, चिट्ठियाँ लाता है, वो साइकिल पे आता है और एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है। तो उस टाइम ये काम हरकारे करते थे। अब ये क्या होता था कि स्पीड पोस्ट कैसे होती थी उस टाइम, ये मतलब सिस्टम तो थे नहीं, साइकिल या दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के और मींस तो होते नहीं थे। अब इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो ये क्या करते थे, अपने हाथ में एक लकड़ी, एक डंडी जैसे कह लो, वो पकड़ते थे जिसके ऊपर घुंघरू लगे होते थे। और फिर जो था ये अपने हाथ में जो भी ऑर्डर होता था वो रखते थे। और फिर इसके बाद जो था वो अपनी छड़ी लेकर वो भागते थे। थोड़ी दूरी पे दूसरा हरकारा होता था, वो जब देखता था कि पहला हरकारा आ रहा है, क्योंकि घंटियों की आवाज़ गूंजने लग जाती थी, तो वो तुरंत तैयार हो जाता था। और फिर वो जो था वो जो भी आदेश है वो लेकर वो भागना शुरू कर देता था। थोड़ी देर बाद उसको दूसरा बंदा मिल जाता था। इस तरीके से ये लोग दिन रात दौड़ते थे और इन्फॉर्मेशन जो थे वो पहुंचाया करते थे। ठीक है, तो बेटे ये जो था आज का टॉपिक था। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।